जेडीयू के नए अध्यक्ष बने नीतीश कुमार। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में लल्लन सिंह ने अध्यक्ष पद से दिया इस्तीफा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन का किया दौरा, साथ ही हनुमानगढ़ी मंदिर में की पूजा अर्चना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल रामनगरी अयोध्या का करेंगे दौरा। केंद्र असम सरकार और उल्फा के बीच पूर्वोत्तर क्षेत्र में स्थायी शांति के लिए त्रिपक्षीय समझौते पर आज होंगे हस्ताक्षर। गृह मंत्री अमित शाह रहेंगे मौजूद। देश भर में विकसित भारत संकल्प यात्रा जारी। यात्रा से जुड़ने वाले प्रतिभागियों की संख्या 7 करोड़ के आंकड़े के पार। और उत्तर भारत में शीतलहर का प्रकोप जारी। मौसम विभाग ने अगले 3 दिन तक सुबह और रात के दौरान घने कोहरे की जारी की चेतावनी। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। आपके साथ मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की अहम खबर के साथ। आपको बता दें कि जनता दल यूनाइटेड की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की आज नई दिल्ली में बैठक हुई। बैठक में लल्लन सिंह ने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। इस आशय का प्रस्ताव मीटिंग में खुद लल्लन सिंह ने लाया। लल्लन सिंह के इस्तीफे के बाद नीतीश कुमार को जेडीयू का नया अध्यक्ष बनाया गया। अब शाम में राष्ट्रीय परिषद की बैठक में नए अध्यक्ष के रूप में नीतीश कुमार कार्यभार संभालेंगे। और जनता दल यूनाइटेड के अध्यक्ष पद से लल्लन सिंह के इस्तीफे पर भाजपा लगातार जेडीयू को घेर रही है। भाजपा का कहना है कि ये इंडी गठबंधन और जेडीयू के अंदर चल रही उथल-पुथल का परिणाम है, जिसका बिहार की राजनीति पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। और आइए अब आपको सीधे लिए चलते हैं। आपको बता दें, विदेश मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, सीधे वहां का रुख करते हैं। सर, मधुरेंद्र, मैं न्यूज़ नेशन से। जो कतर में के जेलों में बंद हमारे कैदी हैं, भारतीय कैदी हैं, उनको लेकर कल सुनवाई हुई और उसके बाद ये जानकारी मिली कि उनको मृत्युदंड की सज़ा को कम किया गया है। तो अभी तक जो एमईए ने दरअसल रीड किया है फैसले को, उसके मुताबिक मैं जानना चाहूँगा कि फैसले में क्या तब्दीली, क्या बदलाव किया गया है और आगे आपके स्टेप्स क्या रहेंगे। Sir, Siddhant from WION. Sir, there were reports that Indian diplomats were expelled in some countries post the Niger incident. If you can confirm or deny, or what's the stance of the Indian government? And secondly, on the which country? From US and UK. Not Canada. Not Canada, sir. And sir, Taha Saeed, who is the son of Hafiz Saeed, is contesting elections. I don't know him. So please let there be clarity on this. So yeah, if you say so. So he's standing for the general elections in Pakistan. Any reaction from the Indian government? Okay. Yeah, Pranay, go ahead. I'll come to you. It's okay. Microphone. सर, प्रणय उपाध्याय, जी न्यूज़ से। मेरा सवाल इस चीज़ को लेकर, देयर हैव बीन रिपोर्ट्स कि हाफिज सईद को हैंडओवर करने के लिए इंडिया की तरफ से कोई फॉर्मल रिक्वेस्ट भेजी गई है। क्या ये सही है और अगर है तो कब भेजा गया, क्या इस पे डिटेल है? जी, मेरे को आपने किसका हैंड देखा था? आपका देखा था ना? यस प्लीज। I'll come to, I'll try to take as many as I can. Hi, I'm Sanya from CNN. On 24th December, over 140 Rohingyas who were on their way from Bangladesh to Indonesia reached Sitapur Beach in Andaman and Nicobar Island after their engine had stopped working. Where have they been kept since 24th December? And at what point or how did the Andaman authorities and security agencies get to know about the Rohingyas who had reached there? And in what way is this a foreign policy issue? I'll try to answer what I know, but sorry, I may not be able to answer the way. How did they know? You'd ask them. Okay, I'll come back to you. Okay, I saw a hand. Yeah, go ahead, Yashi. This is Yeshi Seli from the New Indian Express. These 25 Indians who had sought asylum in France after their aircraft was grounded, what is the update on them? And the Indians who returned, where were they from? Were they from Punjab or other parts of India? Okay. I'll come now. I think I see a lot of hands still. Let me go on. मधुरेंद्र जी, आपका प्रश्न कतर को लेके था। देखिए, हमने इस पे कल एक विज्ञप्ति जारी की है, उसमें पूरा डिटेल दे रखा है। जब तक हम नहीं देख पाए जजमेंट पूरी तरह, हम खुद ना देख पाए, हमारे लीगल टीम ना देख पाए, हम और कुछ टिप्पणी इसमें नहीं करना चाहूँगा।
आपने देखा है हमने उसमें क्या कहा था कि जो सेंटेंस है उसको रिड्यूस किया गया है, ये बयान दिया गया था, ये जजमेंट दिया गया था मतलब ओरल वे में, और जब तक डिटेल जजमेंट ना हो इसमें कहना ठीक नहीं है। अगला स्टेप्स हमने कहा कि डिस्कस करेंगे लीगल टीम के साथ, उनके फैमिलीज़ के साथ। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि सेंसिटिव मामला है और इसमें आप स्पेकुलेशन ना करें, लेट्स वेट जब और डिटेल आ जाए हमारे पास। हमारे जो भारतीय हैं, उनके परिवार वाले हैं, उन सबके हित के लिए हमारा सबसे सर्वाधिक कंसर्न हमारे उसके बारे में है। तो उस दृष्टिकोण से हम अभी थोड़ा वेट करते हैं जब तक हमारा वो जजमेंट हमारे पास और हम देख पाएँ, या हमारी लीगल टीम हम देख पाएँ उसमें। I have a feeling there'll be questions in English on this, so let me say that in English. We have issued a detailed press release yesterday on this. You would have seen this. For the moment, I don't have any additional information to share till we see the judgment, or the legal team gets to see the detailed judgment. Let me also emphasize, as I have been doing, and you've all been very patient on that, the confidential and the sensitive nature of the case, and we would urge again not to engage in speculation. The interests of the Indians and their family members is our foremost concern, and so please bear with us. Let's find out exactly what it is. We have noted, and the press release did say, and I have it here, says that the sentences have been reduced, but till we have more details, I don't want to comment. We will also, of course, be discussing the next possible steps with legal team and the family members. So that's what is what I can share for the moment. Regarding Siddhant, your query, let me start with the other one regarding, what is the name you said? Taha. Let me clarify on that. Look, on this issue, I normally wouldn't like to comment about, what election processes are in a different country. However, what I would like to say is the issue of radical elements being normalized and participate in elections is something perhaps I should comment on. We have seen some reports in this regard. It is an internal affair, so let me not comment on it. But the mainstreaming of radical terrorist outfits in Pakistan is nothing new and has been a part of their state policy for a long time. Such developments have serious implications for the security of our region. On our part, we will, of course, continue to monitor all developments that have an implication on our national security. Let me leave it at that. As regards the issue of Indian diplomats, you said being expelled from. Look, to be honest, I'm not aware of any such development. There were some speculative reports saying that intelligence officers are not being allowed being posted abroad. As a matter of policy, we do not comment on intelligence issues. I would caution against speculative reports, and I'm not aware of any such incidents of expulsion. You wanted to know in Hindi. आपका प्रश्न कौन पूछ रहा था? आप पूछ रहे थे हिंदी में. देखिए, इस मुद्दे के संबंध में जो अभी सिद्धांत ने पूछा, इस संबंध में हमने कुछ रिपोर्ट देखी हैं. हालांकि हम अन्य देशों के आंतरिक मामलों पर टिप्पणी नहीं करते हैं, लेकिन पाकिस्तान के कट्टरपंथी आतंकवादी संगठनों का ये इस तरह से मेन स्ट्रीम में आना कोई नई बात नहीं है और लंबे समय से उनकी राजनीति का हिस्सा बन चुका है. ये इस तरह के डेवलपमेंट्स में हमारे क्षेत्र की सुरक्षा पर गंभीर प्रभाव पड़ता है. हमारी ओर से हम उन सभी डेवलपमेंट्स को मॉनिटर करना जारी रखेंगे जिनका हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा पर किसी तरह से भी प्रभाव पड़ सकता है. Pranay, no, your question was slightly different. You had asked about whether a request regarding his activities. Look, as you're aware, the person in question is wanted in numerous cases in India. He is also a UN proscribed terrorist. In this regard, we have conveyed a request along with relevant supporting documents to the government of India to extradite him, government of Pakistan, to extradite him to India to face trial in a particular case. I think that is what you were referring to. So yes, we have of course been flagging the issue of activities that he's been wanted for. In this case, you specifically mentioned
whether we wanted to extradite him. Yes, there has been a request sent to face trial in a particular case. This is the recent request. What? I'm file number? just the day. Some time ago, some weeks ago, I would say. I'll have to check exactly when it was submitted. I have a date of when it was sent. I think our High Commission in Islamabad would have passed it on, but I could try to get you more information. But as I said, activities of people who are wanted in criminal or terrorist activities here, we continue to take up these cases with partners to say, in this case, of course, this is extradition with Pakistan, where we have asked for, where we don't have a, I think, extradition agreement, but we have requested for him to be brought back to India to face trial. सॉरी मैं भूल गया था, आपने इंग्लिश में शुरू किया था. जैसे मैंने कहा, जैसा कि आप जानते हैं, ये जो व्यक्ति के बारे में आपने जिक्र किया, उन काफ़ी मामलों में इंडिया में वांटेड हैं. वो संयुक्त राष्ट्र द्वारा एक लिस्ट है, उस लिस्ट के भी आतंकवादी लिस्ट में है. इस संबंध में हमने संबंधित डॉक्यूमेंट्स के साथ पाकिस्तान सरकार को एक विशेष मामले में मुकदमे के सामना करने के लिए भारत में एक्स्ट्राडाइट करने का अनुरोध किया है. Sania, your query regarding the Rohingyas. Look, this is not really a matter for the Ministry of External Affairs. Perhaps, yes, we are aware of this. Humanitarian assistance was provided to a group who had got lost. I think they are still in Andaman and Nicobar, but I would have to refer you to our concerned agencies for exact details of how they got to know. Probably it's a distress call. And my understanding is that they're still there, but I could be wrong. There are established procedures how to deal with it. Not sure this is the competence of the Ministry of External Affairs. Yeshi, on your query on Indians who, as you're talking to, or you're referring to the case of a chartered flight from UAE to Nicaragua. As you are aware, it was grounded during a technical halt in near Paris, and most of them subsequently, after intervention from our embassy, consular assistance, landed back in India in Mumbai. A few Indians, I don't have the exact numbers, could be about 25, I think, as you said, but it could be slightly different, stayed back there, and I would have to refer you to the French authorities, to be honest, because these are now being, this is being processed, or action is being, the cases are being dealt by French authorities as per their local laws, and I think for reasons of privacy as well as our lack of knowledge of French procedures, I would rather leave it at that. But my focus would be, and most of the passengers are now back in India. And as regards to the specific Indians who are there, if they require any assistance from us, naturally we would extend consular assistance. Okay, let me take next round of questions. Some people had their hand up. Yes, please, you. Microphone. Hi, this is Anbar Hassan from BBC. Thanks for this wonderful opportunity. I have two questions. One, let's start with. One is, we're hearing reports of another Chinese research vessel will be docking at Colombo port in the coming months. This would be the third ship in the last 15 months visiting Sri Lanka. They say it is a research vessel. When I spoke to the Sri Lankan Foreign Ministry spokesperson last month, initially they said that would come only for replenishment to restock, but within 24 hours, they were doing research for 48 hours above the sea. And do you have any comment to make on these visits, whether India has concerns about this, because there have been reports of this being studying the ocean bed as well as tracking satellites. So that's a security concern for Okay, what is your query? I understand. So what is your... yeah, I got that. Anything else you had? Second one is about Bangladesh elections. Okay. The main opposition, BNP, the Bangladesh Nationalist Party spokesperson a couple of days ago said India is openly influencing the elections in Bangladesh, openly supporting the current Prime Minister, Sheikh Hasina. And what's your response? What's India's role? And what would you say to that comment? That's it. Thank you very much for this. Thank you. I saw your hand first. Aapko bhi tha, please. I saw your hand also. I'll come to you. Yes, please. उमाशंकर सिंह एनडीटीवी इंडिया से. मेरा सवाल कतर से जुड़ा हुआ है. एक अपील के आधार पे जो मौत की सज़ा थी उसको कारावास की सज़ा में बदल दी गई है. जो भी क्वांटम हो बाद में पता चलेगा, जो कि आपने बताया. क्या एक दूसरा मौका भी है कि जो सज़ा अब हुई है उसको भी रिड्यूस या माफ़ी के लिए बात की जा सके? इस बारे में अगर क्लैरिटी मिल सके तो. Yeah, related to, let's finish with anything related to this. Smita, yeah, go ahead. Smita here. Just wanted to follow up because I do believe there's an extradition treaty that we have with Qatar. So is India planning to... Okay.
no, the prisoners. Sorry, mutual. The prisoners tree. Are you planning to? You mean the transfer of sentence? For them to be able to come and complete their sentence in an Indian prison here. Will that is that a request that is being made or has been made already by India? And is there any official invitation so far for Prime Minister to inaugurate the Swaminarayan temple in UAE? There are some reports. Completely different topic. It's another question, right? Okay. Okay. Anything else on the Qatar part? Because we're back to the same issue. No, if not, who else? Yeah, Srinjoy, please come to you. So, Srinjoy, Times Now. There's a Lakshmi Narayan temple in Surrey, in Canada. Now, there are reports that one of the people involved in the temple, the president's son, his house was attacked and 15 bullets were fired. If you could brief us on that, please. Also, since the issue of China and Sri Lanka came up, just as we speak, several Chinese aircraft have joined, Chinese-made aircraft have joined. What aircraft? Sorry, I didn't listen. Chinese-made aircraft. Chinese-made aircraft, okay. Have joined the Sri Lankan Air Force. This is the Y-12, and it's gone into the 8th Tactical Transport Squadron at Ratnamalana. If you could, since Sri Lanka is a friendly country, if you could. What was the query? I mean, just generally comment on that. Comment on that. Okay, fair enough. Okay, there was another hand. Like to comment on it. Oh, आपका question है. Yeah, Ayush. Microphone. Sir, Ayushi Agarwal from ANI. Sir, is there any update on the repatriation case of the Indian baby Ariha Shah, who has been in the German foster care? Since your hand was up, I'll take another round. Yeah, please go ahead. सर मेरा नाम संदीप है, न्यूज़ 18 इंडिया से. मेरा सवाल है कि चुशूल के काउंसलर ने एक रिपोर्ट दी है. उन्होंने कहा है कि जो रेजांगला में वॉर मेमोरियल था मेजर शैतान सिंह का, वो डिसमेंटल किया गया है, और ये भी कहा गया है कि वो बफर जोन में आ गया है, इस वजह से उसको डिसमेंटल किया गया. क्या इस पे अपडेट है सर? I see some more hands, so why don't you take another round? Give me a few more minutes. Okay, let me start with Mr. Anvarasan, your query on this. Look, I think we have made our position pretty clear on this in the previous occasions when such reports have been there. I don't know about the specific one yet. You said it scheduled to dock. We have said that, look, we always monitor developments that may have a bearing on India's security, and we take necessary measures. I don't have anything further to add to that. I think that suffices for this question too. As regards the issue of the elections in Bangladesh, you specifically refer to comments by BNP party. I'm not going to get into that. Let me generally on that topic, let me reiterate what we've been saying. Perhaps you haven't heard. Our position on this has been consistent. I think we've said before, the elections are a domestic matter of Bangladesh, and we believe that it is for the people of Bangladesh to decide their own future. And as a close and friend and partner of Bangladesh, we would like to see peaceful elections there, and we will continue to support Bangladesh vision of a stable, peaceful and progressive nation. And I think I'll leave it at that. Uma Shankar ji, आपका प्रश्न, and I think उसके साथ Smita, your query also on the same thing. Uma Shankar ji, देखिए कहाँ Uma Shankar ji, sorry, वहाँ चले गए. Uma Shankar ji, आपका देखिए अभी जजमेंट जब तक नहीं देख पाएंगे हम क्या कह सकते हैं. नेक्स्ट स्टेप्स, इसीलिए हमने कहा नेक्स्ट स्टेप्स उसके बाद ही हम डिसाइड कर पाएंगे कि क्या एग्जैक्टली है जो अभी जजमेंट आया है कोर्ट ऑफ अपील का, और इसके पास हमारे पास क्या ऑप्शंस हैं, क्या नेक्स्ट स्टेप्स होंगी. तो तब तक स्पेकुलेशन में मैं नहीं जाना चाहूँगा कि हम ये कर सकते हैं या नहीं कर सकते. जजमेंट के बाद पता चलेगा. Smita, your query was regarding transfer sentenced prisoners. Yes, there is such an agreement. However, I'm not sure if it is in effect because it requires ratification by both sides, and I would have to check whether the Qatari side has ratified that agreement. I am not yet sure on that. So I would have to check whether it is in force. But again, this is something that we'll have to find out. As regards Prime Minister's visits, you know these are announced at the appropriate time, and you know that better before. The invitation would have been extended. I mean, I saw a tweet the other day, but I don't remember it was from the Prime Minister's office or not, saying that he has accepted some invitation. I'm not sure if that is the one you're referring to in the UAE. As I said,
Insofar as Prime Minister's visits are concerned, we would announce it at the appropriate time. But I do remember seeing yesterday something on social media. Perhaps you would look at that. Shinja, your query was regarding, it wasn't, you linked it with the temple. But look, our understanding of that incident in British Columbia is that it was at a private residence related to, of course, somebody who's a member of the temple managing committee. Or I understand that investigations are underway in that case. And I don't think it's appropriate to comment at this stage the motivations or details behind it till such time that the investigation is not completed by the local authority. So let's wait for that. But yes, we are aware of that incident. On the Chinese aircraft in Sri Lanka, look, again, I would repeat broadly what I've been saying to Mr. Anwar right now. Developments on our security, we keep a close eye on them. We maintain a close watch, and we take necessary measures for our security. Ayushi, on the issue of a baby in Germany, we, again, as I said, this is an important issue. We continue to monitor it. I don't have an immediate update this week, but as I mentioned, I think it was last week I mentioned, if I have the report here, we had consular access. We were able to share with the child items to ensure the immersion of the child in Indian culture, as well as continued efforts to ensure that her rights are protected. I think, in fact, I have some consular visit was in the second week of November. Embassy officials celebrated Diwali with the child. Pursuant to court orders, the parents were allowed visitation. We have been working towards cultural immersion of the child, and resource materials relating to Indian festivals, customs and practices were handed over to the German authorities. We remain in constant engagement with the German authorities to safeguard the child's cultural and national identity and rights, and to ensure her return to India. So that's what I had last. संदीप जी, आपका प्रश्न था चुशूल में और एक जो स्टोरीज चल रही हैं कि हमारे यहाँ वहाँ पे कोई एक मॉन्यूमेंट के बारे में। देखिए, आप जैसा जानते हैं, वहाँ पे रजांगला के जो इंसिडेंट था 62 का, उसके बारे में, उसके ऊपर एक मॉन्यूमेंट है। सब जानते हैं वो मॉन्यूमेंट है, काफ़ी सालों से है वो, और उस मॉन्यूमेंट के बारे में मतलब अभी का नहीं है, काफ़ी सालों से है। और कोई आरोप कि उसमें कोई बदलाव हुआ है, ये ठीक नहीं है। मुझे जितना मालूम है वो मॉन्यूमेंट वैसा ही है, वहाँ है। और अगर आप कोई डिटेल्स चाहते हैं तो आप आर्मी या कोई अथॉरिटीज़, मिनिस्टर डिफेंस वगैरह से पूछें। पर हमारे जितने मालूम है कि एक जो लॉन्ग स्टैंडिंग मेमोरियल है हीरोज़ ऑफ रजांगला के बारे में, उसमें कोई ऐसे आरोप कि चेंज हुआ है, ठीक नहीं रहेगा। Somebody asked in English, okay. As many of you know, there is a long-standing memorial to the heroes of Razangla on the border. Any imputation that there has been any change in that monument is incorrect. And for any details, I would refer you to the concerned authorities. Okay, I'll take another round of the questions. Okay, please. So Meghna Dev from DD News. So there have been reports that a number of state governments, like the Uttar Pradesh government, has also recently invited applications to send workers to Israel. Do we have any details on it, and when are we planning to send workers to Israel, as well as how many are we planning to send, and including looking at the advertisements or the applications that have been invited by different state governments? You mentioned a particular state government? Uttar Pradesh government has done that as well. UP also? Yeah. Okay. Who else had a hand up? Yeah, please. Sir, Sridhar from the Asian Age. So there are reports that Canada has detained or has arrested some people whom it says is involved. Has arrested or will arrest? Some reports say that they have been arrested. Some say they are been detained. I'm not very sure about the status, but these are apparently people who are involved in the killing of Hardeep Singh Nijjar. Taking into account Canada's allegation that India is involved in some way, so have they shared any details with the Canadian authorities? Because we have been maintaining Canada has not given us any evidence. And just one small clarification on Smita's question. You said that you were not sure whether
the treaty had been ratified by both sides, and then you said you're not sure if Qatar has ratified. So have we ratified it? Yes. Okay, so that it's is the Qatari that is side the good assessment of that. Okay. We have ratified. Okay, thank you. Yes, that's why I said I don't know if the Qataris have done it. Yeah, please. Hello, I'm Gautam Lahiri, freelance journalist. Recently, the US ambassador to Bangladesh he came and visited India the last week probably. So do you have any idea about his visit, or has he met any Indian officials during his visit in India? This was the official visit. Oh, no, that I don't know, I'm just asking. Oh my, okay. Okay, fair enough. You're allowed to ask a question, go ahead. Thank you, sir. Shashank Matu with the Mint. So the defense minister made a speech this week where he talked about India working with friendly countries to ensure stability in the Indian Ocean region for trade. This is in context of the Red Sea attacks. Last week, of course, we asked a question about communications between India and the United States regarding this maritime task force that was set up, Operation Prosperity Guardian. Do you have any updates regarding those conversations about India potentially helping out with this task force, what can do together with other countries? We didn't say potentially joining and all. So your question was, last part was, you have any update on India potentially joining the task force? Okay. Yes. Okay. Yes, please. Oh, sorry, before. Okay, you said the microphone. You said the microphone, it's okay, I'll take everybody's questions. So Snehesh Philip here from Print. Like to take where Shashank asked, is India in talks with friendly countries, not joining the coalition, but is in talks with friendly countries for a larger convoy or a protection or a deployment, coordinated deployment in the Arabian Sea, because we don't have the assets, enough assets to protect against the shipping lanes from... That's your assessment, sir. Please don't pass it off as mine. Are we in talk okay, that part with I other understand. countries? The first part is continuing with what accepted. Sandeep had said, you mentioned that the heroes of the Razangla battle memorial is still there. But I think what Sandeep was referring to was the Shaitan Singh memorial, which is there. Has that been dismantled or not? The Razangla memorial, of course, remains where it is. Okay. Thank you. Yes, sir. Please, last question. I'm Rajiv from Malayalam Norma. Just wanted to have, do you have any updates on the committee, progress of the committee formed by India to inquire into the inputs given by US on the alleged plot to kill Gurpratap Singh Pannu? Okay. Thank you very much. Let me try to answer those. Let me start with your question. Look, as I said, the Razangla Memorial stands there. On the other one, I don't have any information. As I said, for any details of that one, you'd have asked the concerned authorities. But the one which is long-standing and well-known is the Razangla Memorial. Regarding the issue of Canada and not US, sorry, the US, you asked for the high-level committee. No, I don't have an update on that. As I said, high-level committee, inquiry committee is looking into it. Once we have an update or when we are in a position to share something, we'll certainly do that. Related to that was the Canada, I think, Sridhar, your query was, let me put it this way, I have a lot of faith in the media. If you are unable to tell me whether they're arrested or will be arrested, the details, I certainly can assure you we have no information on that. What I can tell you about it is that I think we have made our position very clear on where we stand on the issue, and I don't have anything further to add to that on the moment. Gautam Lahiri, your query regarding US Ambassador to Bangladesh. I saw some media reports, frankly, that he is visiting. If you have anything to share about his meetings, or if he had any meetings, we will certainly do so. It could be a private visit too, but I don't have anything particular to share right now with you on this. As regards the issue of developments in the Red Sea, which I think you all also asked, no, somebody else asked. Who asked? Shashank, you asked? Yeah, there you go. Look, on that, I think we discussed last week, right, on what are the possibilities that could happen. Let me just reiterate where we stand. As we said earlier, we value the free movement of commercial shipping, which is one of the fundamental principles underpinning global commerce. We are carefully evaluating all aspects of the unfolding situation in that region. Our defense forces are taking necessary measures in this regard, and in that context, I would also like to say I'm not in agreement whether we are in a position to defend or not. But I'm not aware that India is part of any multilateral initiative or operation presently in or around the Red Sea. So let me clarify that. India is not a part of any multilateral initiative or operation presently in or around the Red Sea.
Are we in talks with other countries? Somebody asked, you asked? Or similarly, look, as I said, we are carefully evaluating all aspects of that. But, what was your question on talks? On the Arabian Sea. Yeah, similar. Yeah, as I said, our defense forces are taking necessary measures. We are, as you know, in the past, we have taken measures to ensure safe movement of shipping. We have been coordinating with other countries in the past, but his specific query was, are we part of multilateral initiatives right now? No, we're not in the Red Sea area. Meghna, on your question, I thought we answered this question last week. Sorry, that Haryana, yes. Look, let me reiterate in the similar points. We have, on a larger issue, been trying to promote safe legal mobility. We have been encouraging, we have been signing such agreements to ensure the rights of our labor, of people who travel, are protected, they are safe. And that is a larger exercise that is going on. Separately, of course, Indians are free to go abroad to work if they find opportunities, which they do, and we ensure that they are not victimized and they are not put in difficulty. Perhaps what you mentioned is in the context of individual employers offering opportunities. I do not know if these are part of any state-to-state or government-to-government understanding. I'm certainly not aware of anything that has that. And I would also refer you to what we said in Parliament vis-a-vis, are we sending Indians to, or Indian workers to Israel to replace Palestinian workers? And the answer was given a definitive no, and I would refer you to that as our position on that. Okay, with that, you have more questions? I thought we ended. Okay, yeah, let's wrap it up. It's 4:30. Yeah. Sir, Abhishek from CNN News 18 this side. On a recent weekly briefing, Ministry of Foreign Affairs in China, on the reports of alleged Baloch terrorists confessing in Pakistani custody, have said regarding the Baloch terrorists has confessed that Indian agencies are behind many terror activities in Balochistan. And on such reports, when the question was asked to the MOFA, they said that we to support and use terrorist groups and let them thrive out of one's selfish interest at the expense of international and regional security benefits no one and will only backfire. So, do you have any comment on that? Okay. Because it was clearly in reference to India. That is your interpretation. Okay. Yeah, Kallol. Kallol from the Hindu. My question is regarding the recent blast that took place outside the Israeli embassy. Certain responsible Israeli individuals have started blaming Iran for that incident. So I want to know, has the Indian authorities informed the Israelis about certain aspects of that incident that has not been shared with the media so far? Because we have relation with both Israel as well as Iran. So, but rarely do we see that sort of rancor between the two countries in a third country, that's in India. So rarely. Rarely, yeah. We don't really see that happening between. Okay, I better be Russia careful what and I say, Ukraine. but I would question your word rarely. But okay, any other query? I got your query. Anything else? Okay, I will close with you. Okay. Yeah, microphone to you. Sir, I'm Huma Siddiqui, Financial Express. Regarding the flight which has come back from Paris, has the government been able to identify who are the people who are sending plane loads of Indians overseas? Sending. Yeah, huge number. Verbs matter. Okay, let me try to answer some of this. Let me start with you, Kallol. Look, on this issue, I don't think I'm the appropriate person to respond on this. The concerned agencies are looking into the matter. You've seen media reports. They've also, I think, briefed the media on that. Let them finish their investigations. We will have a better sense. I certainly am not aware of anything that you mentioned about blaming particular entities or countries. Let's defer to them till they come out with some more definitive things. I'm not going to comment on what other countries might be issuing statements on. Abhishek, your query was about complicated, no? Somebody asked somebody in Chinese presser about something. That's the one. I remember that one, reading about it. Look, I normally don't like to comment on the third comments on that, but what I do recall, and let me see if I have the piece of paper here. Yes, I have the actual transcript of that. You want me to comment on what? The Chinese comments? No, or the query? The Pakistanis also made a comment on that, by the way. The allegation is that India is behind that. The larger question.
Okay, so let me break it into two parts. The Pakistanis was asked, Pakistan, I think Foreign Ministry was asked, and my response to you on that would be, you really want me to take the Pakistani comments on terrorism seriously? And on the Chinese one, look, we had a look at the comments. I don't think that is what you are saying is accurate. The comments that we have seen don't have any reference to India. On the issue of terrorism and fighting terrorism together, I think there is no doubt on that, and we have been saying the same thing, that there should not be any difference. We should fight terrorism in all its forms and manifestations. So I don't think I would like to comment on that vis-a-vis the context in which you put the question and links to Balochistan. I have the transcript. My understanding of the transcript is slightly different from the way you framed the question. Huma, on the issue of the flight that was sent back from Paris or near Paris, look, I think there are, you have to ask concerned agencies. They're looking into any allegations that there are groups who are sending people illegally or not. As I said, I saw some reports that they're looking into it, but this is not an area for the Ministry of External Affairs to comment. I would have to refer you to the concerned agencies to see if they have any further information. Our objective, of course, is to ensure safe and legal mobility, and if there is anything further, that is for the concerned agencies. I would stop it at that. Okay, thank you very much. This is the last weekly presser of the Ministry of External Affairs for this year. So let me wish you a very happy new year and all the best for 2024. This also happens to be my last weekly or press conference as the spokesperson. So thank you all for being with us. And from next time onwards, I have the privilege of Randhir Jaiswal, who should be somewhere in the room here. There is Randhir, will be taking this role. Thank you again. Good evening. आपको बता दें कि अरिंदम बागची जो कि प्रवक्ता हैं विदेश मंत्रालय के, उन्होंने तमाम जो पहलुओं रहे हैं उन पर अपनी नज़र डाली और साफ तौर पर उसको उजागर किया कि किस तरह की स्थितियां हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देख रहे हैं, और तमाम जो सवाल वहां पर उनसे पूछे गए उसका उन्होंने जवाब दिया, जिसमें कतर से जुड़ा हुआ भी मसला था। और इसके अलावा तमाम जो बड़ी बातें थी वो निकलकर यहाँ से सामने आई, क्योंकि कतर में जिस तरह से मौत की सज़ा पाए 8 पूर्व भारतीय नौसैनिकों को बड़ी राहत मिली है, उस पर जो तमाम सवाल पूछे गए उसका उन्होंने जवाब दिया। साथ ही इसके अलावा हाफिज सईद के मसले को भी इन्होंने यहाँ पर उसके प्रत्यर्पण को लेकर भी अपनी बात रखी, और इसके अलावा फ्रांस में जो शरण चाहने वाले जो लोग हैं उनके लिए किस तरह की स्थितियां वहां पर देखी गई हैं उसको लेकर भी उन्होंने बात की, और तमाम जो सवाल थे उनका जवाब उन्होंने यहाँ से दिया, और जो विदेश मंत्रालय की तरफ से जो बातें कही गई हैं वो उन्होंने यहाँ पर रखी। एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो गया यहाँ पर, जल्द लौटते हैं। दादी, आज भी आपकी चाय की दुकान बंद थी? 1 महीने से बीमार हूँ, काम बंद और इलाज का खर्चा अलग। आयुष्मान कार्ड नहीं बनवाया? नाम सुना है, कहाँ बनवाना है, कैसे बनवाना है, इस उम्र में भाग दौड़। कार्ड अभी बन जाएगा। आयुष्मान ऐप पर जाकर अपना या परिवार के सदस्य का नाम लाभार्थी सूची में ढूंढें, आधार OTP या फेस ऑथ द्वारा ऑथेंटिकेट करें, डिटेल्स भरें, अब मोबाइल से फोटो खींचकर अपलोड करें। बन गया। अब ठीक होकर अपने हाथ की चाय पिला दो। और एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है। 5 लाख तक के मुफ्त उपचार की गारंटी, स्वास्थ्य का वरदान आयुष्मान। सर, बेरी पुलाव ट्राई करो, मस्त है। कैसा है? अरे उसको काहे को घूरता है, टिप्स इग्नोर करने का, अपना दिमाग लगाकर ऑर्डर देने का। मार्केट का स्टॉक टिप्स बहुत लोग देता है, डेंजरस हो सकता है, कंपनी और रिस्क पूरा समझने का, फिर इन्वेस्ट करने का। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ें, आपको बता दें कि ललन सिंह द्वारा JDU पार्टी अध्यक्ष पद से इस्तीफे की पेशकश पर बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि एक स्वाभिमानी व्यक्ति कभी इस प्रकार की विदाई स्वीकार नहीं करता, और जब पार्टी और नेतृत्व का विश्वास नहीं रहे तो उस पद पर रहने का कोई औचित्य नहीं है। है जाना तय है, जो जन्म लिया है मरना तय है, लेकिन जो जाता है वो कीर्ति करके जाता है, उसकी वृत्ति उसके जस को बढ़ाता है। लेकिन इनकी विदाई जिस तरह से हुई है, इनका जो वृत्ति था
इनके कीर्ति को घटा दिया। एक स्वाभिमानी व्यक्ति कभी इस तरह का विदाई स्वीकार नहीं करता है। जब पार्टी का विश्वास नहीं रहे, नेतृत्व का विश्वास नहीं रहे, उस पद पर रहने का कोई औचित्य नहीं रहेगा। इनको पहले ही इस्तीफा कर देना चाहिए था। इस तरह से प्रेस मीडिया लोगों के बीच अपनी दुर्गति करा के जाना, मुझे अफसोस है, हमारे क्षेत्र के सांसद हैं, ये कतई उचित नहीं है। और वहीं इंडी गठबंधन के लिए पीएम चेहरे के लिए नीतीश कुमार के नाम पर कभी सहमति बनना असंभव है, जिसके लिए उन्होंने कांग्रेस पर वंशवाद की सियासत करने का आरोप लगाया। इंडी गठबंधन ये वंशवादी और भ्रष्टाचारियों की जमात में नीतीश कुमार का चेहरा कैसे बनेगा? एक वंशवादी भ्रष्टाचारी कैसे नीतीश कुमार को चेहरा मानेगा? वहां तो कोई वंशवादी चाहिए और वंशवादी में नीतीश कुमार फिट नहीं बैठ रहे। और बिहार सरकार के मंत्री मदन सहनी से हमारे संवाददाता कुमार आलोक ने खास बातचीत की, देखिए। वरिष्ठ मंत्री मदन सहनी जी, ये इस्तीफा मतलब पहले से ही था कि ललन सिंह आज इस्तीफा देंगे, लेकिन कहा जा रहा है कि बहुत जल्दीबाजी में ये फैसला हुआ कि ललन सिंह इस्तीफा देने जा रहे हैं। ना, ऐसा कुछ भी नहीं है। ललन बाबू बहुत समय से माननीय मुख्यमंत्री जी को इस बात से कह रहे थे कि हमको जो है मौका दिया जाए। हम चूँकि जो निर्वाचन क्षेत्र में है उसमें जितना समय देना चाहिए, या निर्वाचन क्षेत्र में व्यस्त होने के कारण दूसरे राज्य में या दूसरे जगह जितना समय देना चाहिए, उसमें कहीं ना कहीं कठिनाई उत्पन्न हो रहा था। इस बात से अवगत माननीय मुख्यमंत्री जी को ललन बाबू हमेशा करा रहे थे और आज इस बात को लेकर के सभी लोग एकमत हुए, सहमत हुए। माननीय मुख्यमंत्री जी भी इसकी सहमति प्रदान की है। अब इस बैठक के बाद फिर जो अगला बैठक होगा उसमें यह सर्वसम्मति से पास होगा। ललन बाबू ने खुद प्रस्ताव लाया इस्तीफा का। और क्या अब हमारे नए जो आपके नए अध्यक्ष होंगे नीतीश कुमार होंगे? नीतीश कुमार जी हमारे नए अध्यक्ष होंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी। और इस बात को तो हम पहले ही बता चुके हैं कि ललन बाबू पहले से ही इसके लिए आग्रह करते रहे हैं। आज इसको उन्होंने स्वीकार किया है और हम सभी लोगों ने इस प्रस्ताव को एक मत से, ध्वनि मत से हम लोगों ने पास किया है। मीडिया में ये बात चल रही थी कि 2-3 महीने से ललन बाबू की जो नज़दीकियां थी वो लालू प्रसाद और तेजस्वी से ज़्यादा बढ़ गई थी। ये भी एक कारण रहा कि इसके लिए ललन सिंह को इस्तीफा दिलवाया गया। बिहार स्तर पर महागठबंधन पहले बना और उसमें ललन बाबू का भी योगदान रहा है। और चूंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते दूसरे दल के नेताओं से संपर्क करना राष्ट्रीय अध्यक्ष का भी दायित्व होता है। और बिहार में सभी लोग जो है कहीं ना कहीं हम लोग एक साथ काम किए हैं। आदरणीय लालू प्रसाद जी हो, तेजस्वी यादव जी हो, सभी लोग संपर्क में रहना तो स्वाभाविक है। जब एक गठबंधन में है तो इसको कहीं से भी निकटता या दूरी का कोई प्रश्न नहीं है। सभी हम लोग एक साथ मिलकर के काम किए। बिहार सरकार के मंत्री थे मदन सहनी जी, जिनका साफ कहना है कि ललन सिंह ने खुद स्वेच्छा से इस्तीफा दिया है, फोर्सफुली नहीं किया है, उन पर किसी तरीके का दबाव नहीं था। कैमरामैन प्रमोद सिंह के साथ कुमार आलोक, डीडी न्यूज, दिल्ली। और अब से थोड़ी देर में गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में केंद्र सरकार, असम सरकार और यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम उल्फा के बीच त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर होंगे। इसका उद्देश्य पूर्वोत्तर क्षेत्र में स्थायी शांति स्थापित करना है। इस मौके पर असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा और उल्फा के अरविंद राजखोवा, नीत वार्ता समर्थक गुट के 1 दर्जन से अधिक शीर्ष नेता उपस्थित रहेंगे। इस समझौते में असम से जुड़े लंबे समय से लंबित राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक मुद्दों पर गौर किया जाएगा। इसके अलावा समझौते के तहत मूल निवासियों को सांस्कृतिक सुरक्षा और भूमि अधिकार भी प्रदान किया जाएगा। परेश बरुआ नीत उल्फा का कट्टरपंथी धड़ा इस समझौते का हिस्सा नहीं होगा। सरकार की ओर से उल्फा गुट से बातचीत करने वाले अधिकारियों में खुफिया ब्यूरो के निदेशक तपन डेका और पूर्वोत्तर मामलों पर सरकार के सलाहकार A.K. मिश्रा शामिल हैं। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने राघव चड्ढा को राज्यसभा में आम आदमी पार्टी के अंतरिम नेता के रूप में नियुक्ति के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया है, जबकि संजय सिंह राज्यसभा में आम आदमी पार्टी के नेता बने रहेंगे।
जानकारी के मुताबिक राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल द्वारा राज्यसभा में पार्टी के अंतरिम नेता के रूप में राघव चड्ढा की नियुक्ति की मांग करने वाले अनुरोध को आधिकारिक तौर पर अस्वीकार कर दिया है। शराब घोटाला मामले में ईडी द्वारा संजय सिंह की गिरफ्तारी के बाद राज्यसभा में आम आदमी पार्टी नेता का पद खाली है। इसे भरने के लिए पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल ने राघव चड्ढा का नाम प्रस्तावित कर राज्यसभा के सभापति को पत्र भेजा था। और आइए आगे बढ़ते हैं और अब बात रामनगरी अयोध्या की। अयोध्या में नए राम मंदिर में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा का वक्त जो है वो नजदीक आ गया है। विकास परियोजनाएं भी तेजी से आगे बढ़ रही हैं और इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल यानी शनिवार को अयोध्या पहुंचेंगे और वो यहां एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन के साथ कई बड़ी परियोजनाओं की सौगात देंगे। इससे पहले आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन पहुंचकर रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया। और वहीं इससे पहले सीएम योगी आदित्यनाथ ने हनुमानगढ़ी मंदिर में पहुंचकर पूजा अर्चना की। अयोध्या में 22 जनवरी 2024 को राम मंदिर में भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। भव्य राम मंदिर के गर्भगृह के अंदर स्थापित की जाने वाली भगवान राम लला की मूर्ति को लेकर आज अयोध्या में निर्माण समिति और ट्रस्ट की बैठक में प्राण प्रतिष्ठित होने वाली मूर्ति का चयन किया गया। निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा सहित ट्रस्ट के सदस्यों की 3 मूर्तियों में से एक मूर्ति पर सहमति बनी। प्राण प्रतिष्ठित होने वाली मूर्ति की आधिकारिक घोषणा होना बाकी है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को अयोध्या का दौरा करेंगे और इस दौरान वहां के पुनर्विकसित रेलवे स्टेशन का उद्घाटन करने के साथ साथ नई अमृत भारत व वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाएंगे और नवनिर्मित अयोध्या हवाई अड्डे का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री अयोध्या में कुल 11,100 करोड़ की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और राष्ट्र को समर्पित करेंगे। ये सभी परियोजनाएं अयोध्या में नागरीय सुविधाओं को विश्व स्तरीय बनाएंगी। अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन। कृपया ध्यान दीजिए, अगला स्टेशन है अयोध्या धाम जंक्शन। प्रधानमंत्री दोपहर 11:15 बजे पुनर्विकसित अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन का उद्घाटन करेंगे। फेज 1 में 240 करोड़ की लागत से तैयार हुआ है ये स्टेशन। ये इमारत 3 मंजिला है। इसमें सभी अत्याधुनिक सुविधाएं हैं। यहाँ आने पर यात्रियों को भव्यता का एहसास होगा। इसमें पर्यावरण संरक्षण और ऊर्जा बचत को ध्यान में रखा गया है। अमृत भारत ट्रेन। नई श्रेणी की ट्रेन अमृत भारत एक्सप्रेस का शुभारंभ होगा। प्रधानमंत्री 2 ट्रेनों को हरी झंडी दिखाएंगे। मोबाइल चार्जिंग, सामान के लिए पर्याप्त जगह, नए डिजाइन की सीट यात्रियों की यात्रा को आरामदायक और सुविधाजनक बनाएंगी। सुरक्षा का लेवल बढ़ाते हुए ट्रेन में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। नई अमृत भारत ट्रेन दरभंगा, अयोध्या, आनंद विहार के बीच और मालदा टाउन से सर विश्वेश्वरैया टर्मिनस बेंगलुरु के बीच दौड़ेगी। वंदे भारत ट्रेन। 6 नई वंदे भारत ट्रेन को प्रधानमंत्री हरी झंडी दिखाएंगे। वैष्णो देवी कटरा नई दिल्ली, अमृतसर दिल्ली, कोयम्बटूर बेंगलुरु कैंट, मैंगलोर मडगांव, जालाना मुंबई और अयोध्या आनंद विहार वंदे भारत को पीएम हरी झंडी दिखाएंगे। रेलवे परियोजनाएं। इसके अलावा 3 अन्य रेलवे परियोजनाओं जिनकी लागत 2300 करोड़ रुपए की है, प्रधानमंत्री उन्हें भी राष्ट्र को समर्पित करेंगे। अयोध्या एयरपोर्ट। दोपहर 12:15 बजे प्रधानमंत्री अयोध्या एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे। टर्मिनल के मुख्य भवन पर श्री राम मंदिर की वास्तुकला की झलक है। स्थानीय आर्ट पेंटिंग के जरिए प्रभु श्री राम के जीवन का चित्रण दीवारों पर उकेरा गया है। बहुत बड़ी उपलब्धि है।
कि एयरपोर्ट भी यहाँ पे है, जो कि हम लोग को कहीं जाना पड़ता था तो फिर दिक्कतें होती थी बहुत सारी। अब आज वो चीज यहाँ एयरपोर्ट यहाँ बन गया, उसके लिए बहुत शुभकामनाएं। अयोध्या जैसी जगह को, अयोध्या वैसे तो बहुत बड़ी जगह अपने आप में, राम जी का स्थल है ये, इससे बड़ी बात कुछ चाहिए नहीं। और यहाँ पे आ रहा है हवाई जहाज से उतरेंगे पुष्पक विमान, जो उस टाइम के होते थे, आज के ये हैं। एयरपोर्ट यहाँ से बन गया कि हमारे यहाँ से 100-150 किलोमीटर दूर दराज के लोग आकर के यहाँ से डायरेक्ट पूरे वर्ल्ड में जा सकते हैं, पूरे विश्व में जा सकते हैं। ये मोदी जी और योगी जी की देन है, जो हमारी अयोध्या में इतनी भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। टर्मिनल बिल्डिंग 6500 वर्ग मीटर में बनी है, जो प्रतिवर्ष 10 लाख यात्री क्षमता के साथ सेवा प्रदान करेगी। फेज 1 में 1450 करोड़ रुपए से अधिक की लागत आई है। भवन पूरी तरह से पर्यावरण के अनुकूल है। इंसुलेशन छत प्रणाली, LED प्रकाश व्यवस्था, वर्षा जल संचयन, सौर ऊर्जा संचयन की व्यवस्था की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। और वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या में कई परियोजनाओं की सौगात देंगे। इन परियोजनाओं का लक्ष्य रामनगरी प्रभु श्री राम के धाम को विश्व स्तरीय सुविधाओं से भव्य, सुगम और वैश्विक पर्यटन मानचित्र पर विशेष स्थान दिलाना है। अयोध्या धाम पुनर्विकास परियोजना। अयोध्या में इंफ्रा का विकास सुनिश्चित करने, प्रभु श्री राम के धाम को विश्व स्तरीय सुविधाओं से लैस करने के लिए करीब 1 बजे एक जनसभा में प्रधानमंत्री शिरकत करेंगे। वे वहां कई परियोजनाओं का उद्घाटन और कई परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। सड़कों का पुनर्विकास। अयोध्या धाम की सांस्कृतिक विरासत को देखते हुए 4 मार्गों को भव्य और सुगम बनाया गया है। चौड़ी और सौंदर्यपूर्ण सड़कों को रामपथ, भक्ति पथ, धर्म पथ और श्री राम जन्मभूमि पथ का नाम दिया गया है। प्रधानमंत्री इन सभी मार्गों का उद्घाटन करेंगे। अयोध्या में एक ग्रीनफील्ड टाउनशिप की नींव रखी जाएगी। ये 2180 करोड़ की लागत से विकसित की जाएगी। वहीं लगभग 300 करोड़ रुपए की लागत से विकसित होने वाले वशिष्ठ कुंज आवासीय योजना की आधारशिला भी प्रधानमंत्री द्वारा रखी जाएगी। अयोध्या में नागरिक अवसंरचना का उद्घाटन। अयोध्या को सुल्तानपुर, NH 27, जगदीशपुर, गंगा रामन से जोड़ने वाली सड़कों का चौड़ीकरण का काम पूरा हो चुका है। प्रधानमंत्री इनका उद्घाटन करेंगे। वहीं पंचकोसी परिक्रमा मार्ग पर बड़ी बुआ रेलवे क्रॉसिंग पर आरोबी को भी राष्ट्र को समर्पित किया जाएगा। बहुत बदल हो चुका है अभी तक। मोदी सरकार ने जो विकास किया है वो दिख रहा है सब लोगों को, बहुत अच्छा हो रहा है सब। पहले लोग अयोध्या आते थे तो उनको इस बात का एक मन में शंका, एक मलाल भी रहता था कि मंदिर बनेगा, कब बनेगा, नहीं बनेगा। आज जो व्यक्ति आता है मन में एक संतोष का भाव होता है कि अयोध्या में मंदिर बन रहा है और निकट भविष्य में हमें एक भव्य राम मंदिर में प्रभु श्री राम 500 वर्षों के बाद बैठे हुए दिखेंगे। अयोध्या में नई परियोजनाओं का शिलान्यास। अयोध्या में 4 ऐतिहासिक प्रवेश द्वारों का संरक्षण और सौंदर्यीकरण, गुप्तार घाट और राजघाट के बीच नए कंक्रीट घाट और पूर्व निर्मित घाटों का जीर्णोद्धार। नया घाट से लक्ष्मण घाट तक पर्यटक सुविधाओं का विकास। राम की पैड़ी पर आगंतुक गैलरी का निर्माण। राम की पैड़ी से राजघाट और राम मंदिर तक तीर्थ पथ का नवीनीकरण शामिल है। प्रधानमंत्री NH 28, नया NH 27 लखनऊ अयोध्या खंड की आधारशिला भी रखेंगे। मौजूदा अयोध्या बाईपास NH 28 का सुदृढ़ीकरण का कार्य होगा। परियोजनाओं के पूरा होने के बाद अयोध्या की आभा सबसे न्यारी होगी, सबसे प्यारी होगी। श्रद्धालु जब भी अयोध्या धाम में प्रभु श्री राम के दर्शन करने आएंगे तो नगरी उनका मन मोह लेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। और वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल अयोध्या के दौरे पर रहेंगे। प्रधानमंत्री अयोध्या में नागरिक सुविधाओं के सुधार और विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 11,100 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। इसके साथ ही प्रधानमंत्री महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट अयोध्या धाम का भी उद्घाटन करेंगे। पीएम मोदी ने अपने फेसबुक अकाउंट में पोस्ट करके एयरपोर्ट की सुंदर तस्वीरें साझा की। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने पोस्ट कर लिखा कि ये एयरपोर्ट आधुनिक बुनियादी ढांचे को भारत की सांस्कृतिक लोकाचार के साथ सहजता से जोड़ता है। अयोध्या में रामलला की भव्य प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां जोरों पर हैं। इसको लेकर राम
बल भाकुंज के राजकुमार दास महाराज से बातचीत की है हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्र ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या आ रहे हैं। एयरपोर्ट की सौगात अयोध्या के लोगों को मिलने वाली है और साथ ही साथ रेलवे स्टेशन का कायाकल्प हुआ है, उसकी शुरुआत भी होगी। हमारे साथ मौजूद हैं राम बल्लभा कुंज से पूज्य संत श्री राजकुमार दास जी। सर, हम संत समाज किस तरह से देख रहा है ये जो अयोध्या में जो बदलाव दिख रहा है? अयोध्या में जो बदलाव हुआ है, आदरणीय श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी महाराज के निर्देशन में जो कार्य चल रहा है वो चतुर्दिक विकास है। भगवान श्री रामलला का दिव्य भव्य प्रासाद मंदिर तो बन ही रहा है, उसके साथ साथ यहाँ सड़कें हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान की नगरी के अनुरूप यहाँ के पौराणिक गरिमा के अनुसार यहाँ जो तीर्थ क्षेत्र हैं आसपास के लगे हुए पंचकोसी और 14 कोसी 84 कोसी, उन सब जगहों पे काम हो रहा है। एयरपोर्ट महर्षि श्री वाल्मीकि जी के नाम से अभी जल्द ही घोषित हुआ है, उसका उद्घाटन है। और अयोध्या जो रेलवे स्टेशन है, अधिक संख्या जो पूरे देश से अन्य प्रांतों से आती है, उसके लिए एक ऐसा सुविधा केंद्र के रूप में विकसित हुआ है कि मुझे लग रहा है कि जो बड़े बड़े मेट्रो शहरों में होते हैं उस तरह का अयोध्या धाम स्टेशन विकसित हो रहा है। संत समाज ने दशकों नहीं सैकड़ों वर्षों इंतजार किया और जब ये एक सपना पूरा होने जा रहा है तो पूरी अयोध्या, उसमें संत समाज हम देख रहे हैं कि न केवल भव्य राम मंदिर बल्कि पूरी अयोध्या के जीर्णोद्धार का एक जो प्रयास हो रहा है, उसमें आप लोग किस तरह से उसको देखते हैं? क्योंकि हम देख रहे हैं कि तमाम जो अयोध्या के छोटे बड़े मंदिर हैं उनका भी पुनर्विकास हो रहा है। एक तरह से कहें कि एक उत्सव का माहौल अब अयोध्या में दिखता है जैसे ही आप अयोध्या में प्रवेश करते हैं। उत्सव नहीं, महा महोत्सव कह लीजिए इसको, कि सनातन ने लगभग 500 वर्षों तक संघर्ष किया और हमारे संत महापुरुष और बहुत ऐसे राजे रजवाड़े वीरांगनाएं, वहाँ की रानियां तलवार लेकर लड़ी, राम जन्मभूमि के लिए युद्ध किया और वो उन लोगों का सपना ये वर्तमान पीढ़ी उसका दर्शन कर पा रही है, दिव्य भव्य राम मंदिर का। तो ये पूरी पीढ़ी और पूरा सनातन वर्तमान का परम सौभाग्यशाली है और संत समाज तो है ही आह्लादित, अयोध्या से जुड़ा है। बहुत उतार चढ़ाव देखा गया है, हम लोग भी काफी वर्ष हो रहे हैं रहते। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री राजकुमार दास जी महाराज का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन को लेकर अयोध्यावासी बहुत प्रसन्नचित है और संत समाज और अयोध्यावासी तैयार हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए। और ये एक महा उत्सव का माहौल है जब राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को होगी, उससे ठीक पहले अयोध्या को बड़ा तोहफा मिलने जा रहा है। कैमरामैन संजय जना के साथ शैलेंद्र मिश्र, डीडी न्यूज, दिल्ली। और आइए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं विकसित भारत संकल्प यात्रा की। विकसित भारत संकल्प यात्रा देश के कोने कोने में पहुंच रही है। इस यात्रा से जुड़ने वाले प्रतिभागियों की बढ़ती संख्या हर दिन रिकॉर्ड कायम करती जा रही है। इस समय प्रतिभागियों की संख्या 7 करोड़ के आंकड़े को पार कर चुकी है। ये यात्रा 36 राज्यों, संघ राज्यों के 782 जिलों में पहुंच रही है। इस दौरान 4,626 शहरी क्षेत्रों और 1,34,459 ग्राम पंचायतों तक पहुंची। इस यात्रा की सफलता का अंदाजा हर दिन जुड़ रहे नए नए प्रतिभागियों से लगाया जा सकता है। और इसी के साथ फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।